चुड़ैल गांव के बाहर एक जंगल में पेड़ पर बैठकर वहां से आने जाने वाले लोगों को देख रही थी। इंसानी लोग कितने सही होते हैं। एक आम जिंदगी जीते हैं, वो भी बिना किसी डर के, बिना किसी की परवाह किए। जो मन करे कर सकते हैं, जो मन करे खा सकते हैं। और एक मैं चुड़ैल, जो डर के मारे खुलेआम घूम भी नहीं सकती। अगर किसी को पता चल गया मेरे बारे में, तो मुझे मारने में 1 सेकंड का समय भी नहीं लगाएंगे। मैं भी अब इस चुड़ैल की जिंदगी से परेशान हो गई हूँ, बोर हो गई हूँ, वही शिकार करते करते, खून पीते पीते। ऐसा लगता है जैसे सदियों सी बीत गई हो। चाय की चुस्की लिए हुए, जलेबी खाए हुए, आलू के पराठे मक्खन के साथ। आहा, वो दिन सोच के भी मुंह पानी से भर जाता है। कुछ तो तरकीब निकालनी पड़ेगी गांव में घुसने के लिए। बहुत सोच विचार करने पर उसे याद आता है, अरे हाँ, मुझ में शिकार करने के टैलेंट के साथ साथ केक बनाने का भी टैलेंट तो है। क्यों ना मैं गांव में एक बेकरी खोल लूं, किसी को शक भी नहीं होगा मुझ पर। और वैसे भी गांव में केक लाने के लिए लोग कितना दूर जाते हैं, मेरे साथ साथ उनका भी भला हो जाएगा। हाँ, यही सही रहेगा। फिर चुड़ैल रात रात में ही बेकरी खोलने का सारा सामान इकट्ठा कर लेती है और एक साधारण रूप लेकर अगली सुबह गांव में जाती है। रूप तो ले लिया और सारी तैयारी भी हो गई। अब लोगों को बताने के लिए एक अच्छा सा नाम भी सोच लो। क्या नाम रखूं मैं? मीठी, ये सही रहेगा। और बेकरी का नाम भी मीठी बेकरी रख लेती हूँ। अब दुकान खोलने के लिए बस जगह का जुगाड़ करना है। उसके लिए तो प्रधान से मिलना पड़ेगा, वरना पता चले कोई मेरी बसी बसाई बेकरी को उजाड़ने चला आए। और वहाँ के प्रधान से बात करने पंचायत घर चली जाती है। राम राम प्रधान जी। राम राम जी, राम राम। आप कौन? पहचाना नहीं? मैं इस गांव में नई हूँ, मेरा नाम मीठी है। मैंने सुना था कि इस गांव में केक बेकरी नहीं है और आजकल के बच्चे बिना जन्मदिन मनाए कहाँ मानते हैं, और उनके माँ बाप को दूर शहर से केक मंगवाना पड़ता है। बल्कि कई लोग तो किराए की वजह से जाते भी नहीं। तो मैं यहाँ एक बेकरी खोलना चाहती हूँ, बस जगह के लिए आपकी मदद चाहिए। बात तो सही है। आजकल केक काटने का चलन बहुत हो गया है। जन्मदिन हो चाहे सालगिरह या कोई त्योहार, केक तो लाना ही पड़ता है। ठीक है, तुम उधर वाले पेड़ के नीचे बेकरी जमा लो अपनी। हाँ जी, और मैं एक से बात करके एक कमरा भी दिलवा देता हूँ तुम्हें रहने के लिए। और कुछ मदद चाहिए हो तो बता देना। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चुड़ैल दिन भर में अपनी बेकरी सेट करके और शाम से ही केक बेचना शुरू कर देती है। अरे ये क्या मीठी केक बेकरी है? ये तो बहुत सही दिमाग लगाया इस औरत ने। गाँव भर परेशान रहता था केक लाने के समय पर, जरा चल के चखा तो जाए। अरे बहन जी, क्या रेट है इन केक के? जी, अलग अलग साइज का अलग अलग रेट है। कप केक 10 रुपए का, आधा किलो 100 रुपए का, और जो जैसा बनवाना चाहे, जिस फ्लेवर का, उसके रेट उसके हिसाब से। मीठी उसे एक कप केक देती है और बदले में एक भी पैसे नहीं लेती। आज की सेवा मुफ्त है। आज ही खोली है ना दुकान, तो आज जो भी कप केक खाएगा कोई पैसे नहीं लगेंगे उसके। रामू और उसके साथी पूरे गाँव में मीठी बेकरी के बारे में खबर फैला देते हैं और देखते ही देखते उसकी दुकान के आगे भीड़ लग जाती है। मीठी बड़े प्यार से उन सबको कपकेक खिलाती है। फिर रात होते ही बेकरी बंद करके नए कमरे में चली जाती है। दरवाजा बंद करके मीठी असली रूप में आती है। आज तो मानो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वाह, इतने दिनों बाद इतने लोगों से बात की मैंने, और सबने कितना सराहा मेरे काम को। ये अनुभव तो बहुत बढ़िया रहा। अब बस मुझे यही जिंदगी जीनी है। चलो सो जाती हूँ, कल सुबह से काम भी तो शुरू करना है अब से। फिर चुड़ैल सो जाती है और अगली सुबह तैयार होकर मीठी के रूप में बेकरी खोलने पहुँचती है। मीठी की दुकान पर ढेरों बच्चे और बड़े केक खाने के लिए लाइन लगाकर खड़े थे। अरे वाह, दुकान खोलने से पहले ही इतने ग्राहक, क्या बात है। फिर मीठी सबसे पैसे ले लेकर उन्हें केक देती गई। शाम तक उसकी बहुत अच्छी बिक्री हो गई थी और सारा माल भी खत्म हो गया था। रोज मीठी का माल समय से पहले ही खत्म हो जाता और वो जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाती। काहे दुलारी की अम्मा, बहुत मुटियाई हो खा खा के।
ऐसन का दबोचती हो जो फूल के गप्पा हुआ जा रही हो, वरना यू काटा सैया रही तुम। अरे बहन कछु नहीं, बस पता नहीं आजकल जवन खाओ सब शरीर में लागत है। हमका तो लागत है आजकल हम हवा भी खा रहे हैं तो वो मुठियाने में मदद कर रही है। क्या सोनी चाची, मेरी मम्मी को क्या कह रही हो? जरा खुद को भी आईने में देखो, डबल बेड लगने लगी हो आजकल आप भी। सोनी ये बात सुनकर मुंह बनाती हुई घर आ जाती है। भाई किशन, आजकल तो तू हट्टा कट्टा लगने लगा है। ये बॉडी बनाने का राज क्या है? जरा हमें भी तो पता चले है तो हम भी बना ले भैया। पता नहीं भाई, अलग अलग शहरों में जाके इतनी दवाइयाँ करवाई पर मैं सिंगल हड्डी ही रहा। इतने शादी के रिश्ते मेरे हाथ से निकल गए, बस गन्ने जैसे शरीर की वजह से। और अब देखो, जब सब कोशिश बंद कर दी तो अपने आप शरीर ठीक हो रहा है। फिर तो लगता है हम तेरे लिए राजकुमारियों के रिश्ते न होने लग जाए अब। इधर चुड़ैल एक आम जिंदगी जीने में बड़ी व्यस्त थी कि उसे अपनी बिरादरी की याद ही नहीं थी कि वो असलियत में चुड़ैल है। रात को बस ऐसे ही मेरी जिंदगी चलती रहे और जिस हिसाब से मेरी बिक्री होती है रोज, लगता है बहुत ही जल्दी मैं इस गांव में अपना बड़ा सा घर भी बना लूंगी और फिर एक बड़ी सी दुकान होगी मेरी। चुड़ैल इंसानी जिंदगी में इतना मगन हो गई थी कि उसके ख्वाब और इच्छाएं भी इंसानों जैसी हो गई थी। पैसे कमाना, घर बनाना, गाड़ी दुकान आदि, उसके सपने इंसानी लोगों जैसे तरक्की करने वाले हो गए थे। इधर गांव के लोग मीठी बेकरी का केक खा खा कर मोटे हुए जा रहे थे। एक दिन पंचायत बैठती है। अरे भाइयों, ये तो बताओ कि हमारे गांव में ऐसी कौन सी हवा बदली है जो हर कोई मोटापे का शिकार हो रहा है? बात तो सही कह रहे हो तुम। मेरी बीवी भी दिन पर दिन मोटी हुई जा रही है। कल हमारी शादी की सालगिरह थी। मीठी बेकरी से केक उसके लिए सरप्राइज में लेके गया मैं। तो कहने लगी, पहले मुझे गोद में उठा के घुमाओ, अब केक काटेंगे। अब बीवी की जिद थी तो भाई कैसे टाले, वरना मुंह फुला के बैठ जाती वो अलग, और 4 दिन खाना नहीं देती वो अलग। माननी पड़ी बात, पर जैसे ही गोद में उठाया मेरी कमर में अकड़न आ गई और वो गिर गई। अब रात से ये बेल्ट लगाए घूम रहा हूँ। कमर में दर्द से बुरा हाल है और उधर वो गिरने की वजह से सिकाई कर रही है अपनी कमर की। पता नहीं इतना वजन कैसे बढ़ा लिया उसने। अच्छी खासी दुबली पतली थी, शिल्पा जैसी, और अब डबल डेकर बस। फिर ऐसे ही हंसी खुशी कुछ और महीने बीत जाते हैं। मीठी अपनी बेकरी से इतना पैसा कमा लेती है कि एक हवेली खड़ी कर लेती है। उसकी हवेली जैसी पूरे गांव में किसी की नहीं थी, और साथ ही वो एक ट्रक लेती है। अब मैं इस ट्रक से अपना केक शहरों में भी पहुंचाऊंगी और अपना काम बहुत बड़ा करूंगी। अब ये बेकरी ही मेरे जीने का सहारा है। मेरे केक लोग खाएंगे तो मेरे पास ही आएंगे। सब ग्राहकों में एक बात आम थी कि जो भी उस केक को खाता था वो मोटा हुए जा रहा था, और देखते ही देखते हर गांव में मोटे लोगों की संख्या बढ़ने लगी, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ने लगे। काम धंधा उन लोगों का ठप पड़ने लगा। फिर एक दिन गांव की बुरी हालत देख एक पंचायत बैठती है। भाइयों, एक बात नोटिस किया आप लोगों ने? जब से ये नई बेकरी खुली है, इसका केक खाने से ही सब लोगों में मोटापा दिखने लगा है। वरना सोचो उसके आने से पहले तक सब कैसा था, और अब देखो। फिर वीर अपने कुछ आदमियों को मीठी की जासूसी में लगा देता है। कुछ दिन बाद उन्हें पता चलता है कि मीठी और कोई नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, और एक रात सब गांव वाले हाथों में मशाल लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं और चुड़ैल को असली रूप में पकड़ लेते हैं। अरे आप लोग सुनिए तो सही, मैं ऐसे किसी इरादे से नहीं आई थी। मैं तो बस आम जिंदगी जीना चाहती थी, आप सबकी तरह। अगर मुझे किसी को नुकसान पहुंचाना होता तो मैं इतने महीनों में किसी को तो मारती। ऐसी कोई खबर मिली आपको मेरे आने के बाद कि कोई मरा हो या किसी की लाश मिली हो? ठीक है, कल से दूसरा जादुई केक बनाओ जिससे लोग पतले हो सके। हाँ।
अगले दिन चुड़ैल पतले होने का जादुई केक बनाती है और लोगों को मुफ्त में देने लगती है। कुछ ही दिनों में लोगों में असर दिखने भी लगता है। गांव वाले उसे अपना लेते हैं और अपनी तरह ही इज्जत देते हैं। नदनपुर गांव के एक घर में किशोर सिंह का परिवार रहता था। उनके परिवार में उनकी पत्नी रूपा, बेटा चंदू और बहू कविता रहती थी। परिवार में सब लोग एक साथ मिलकर रहते थे। कविता बहुत ही संस्कारी बहू थी और अपने सास ससुर का बहुत सम्मान करती थी। एक दिन सुबह चंदू रिक्शा लेकर काम के लिए निकलता है। कविता, मैं जा रहा हूँ। कितनी बार बोलूं आपको, जा रहा हूँ ऐसा ना बोलो, जाकर आता हूँ ऐसा बोला करिए। हाँ बाबा, जाकर आता हूँ। तुम माँ बाबूजी का ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, आप चिंता न करें। शाम को घर लौटते वक्त चंदू का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और उसका एक पैर टूट जाता है, जिससे चंदू अब रिक्शा चलाने के काबिल नहीं रहा। चंदू को गांव के एक सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। कविता और किशोर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। रूपा घर पर ही रहती है। कविता जैसे ही चंदू की तरफ देखती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और वो चंदू के गले लगकर बोलती है, आप ठीक तो हो ना? ये सब क्या हो गया आपके साथ? हाँ, मैं ठीक हूँ। अरे तुम क्यों रो रही हो पगली? अभी उठकर दौड़ने लगूंगा मैं। हाँ नहीं, अभी तो आप आराम करो। तभी कमरे में डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं, इस हादसे में इनकी जान तो बच गई, पर अब ये अभी तो अपने दोनों पैरों पर नहीं चल पाएंगे। अब आप ये जो दवाइयाँ हैं इनको देते रहिएगा। दवाइयों के असर से कुछ वक्त बाद ये ठीक हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए इन्हें कम से कम 1 साल तक आराम करना होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अगर आपने लापरवाही की तो ये कभी नहीं चल पाएंगे। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के जाते ही चंदू परेशान होकर कहता है, भगवान, मुझे क्यों बचा लिया? इससे अच्छा तो मेरी मौत हो जाती। अब 1 साल तक कौन मेरे परिवार की देखरेख करेगा? क्या होगा अब? शुभ शुभ बोलिए, सब ठीक हो जाएगा। आप परेशान मत हो, हम मिलकर कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। 2 दिन बाद चंदू को हॉस्पिटल से छुट्टी करवा कर घर ले आते हैं और अब कविता कपड़ों की सिलाई का काम कर अपने पूरे परिवार को संभाले हुए थी। थोड़े दिन तो सब ठीक चलता है। एक दिन रूपा और किशोर बातें कर रहे होते हैं। कविता कमरे के बाहर काम कर रही होती है। कविता दोनों की बात सुन लेती है। रूपा, तुमने दवाइयाँ ली? रुको, मैं लेकर आता हूँ। नहीं, मत लाओ जी, क्योंकि अब दवाइयाँ खत्म होने वाली हैं। अगर सारी दवाइयाँ खा लूंगी तो बहू खाली डिब्बी देखेगी और वो मेरी दवाइयों की चिंता करेगी। वैसे ही बेचारी सिलाई करके जैसे तैसे घर चला रही है। हम उसको और तकलीफ नहीं दे सकते। ना जाने भगवान कब तक हमें यूं ही परेशान करेगा। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, और तुम सही कह रही हो भाग्यवान। पर दवाई तुम्हारी सेहत के लिए कितनी जरूरी है तुम्हें पता है ना? अगर तुम दवाई नहीं खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। वैसे मैं सोच रहा हूँ कोई काम देख लो ताकि घर की आर्थिक हालत सुधर सके। आप क्या काम करेंगे? आपकी भी तो उम्र हो चुकी है। ऐसे में आपको काम नहीं करना चाहिए। अभी मैं अपने बारे में नहीं, परिवार के बारे में सोच रहा हूँ। गुस्से में कविता कमरे के अंदर आती है और रोते हुए बोलती है, आपने कभी मुझे अपनी बेटी नहीं माना ना? तभी तो आप दोनों ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। हाँ बेटा, तुम तो हमारी सबसे प्यारी और बहादुर बेटी हो। हमने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी ही माना है। नहीं माना आपने बेटी मुझे, तभी तो आप लोग मुझे पराया मानकर अपनी परेशानियां मुझसे छुपा रहे हैं। आप अपनी सारी परेशानियां उनसे तो साफ साफ कह देते थे। अगर आप अपने बेटे से बोल सकते हैं तो बेटी से क्यों नहीं? क्या मैं आपकी बेटी नहीं? ऐसा नहीं है बेटा, हम तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहते। वैसे मैं घर पर खाली बैठा रहता हूँ तो कोई काम कर ही लूंगा और कुछ पैसे आ जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है आपको काम करने की, मरी थोड़ी हूँ मैं। थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। और माँ जी, आप दवाई समय पर लीजिए और खबरदार आप दोनों में से किसी ने भी घर की परेशानियों की चिंता की तो।
इतना बोलकर कविता कमरे से चली जाती है। कविता का उतरा हुआ मुंह देखकर चंदू चिंतित होते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ है। आप चिंता न करें और आराम करें। तुम्हें मेरी कसम बताओ। कविता बेबस होकर कमरे में हुई सारी बातें चंदू को बताती है। कितना बदकिस्मत बेटा हूँ मैं, जो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा तो दूर, उनकी जरूरत तक पूरी नहीं कर सकता। आप ऐसा ना सोचें, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। हम सब साथ हैं, यही काफी है। इतने में बाहर से घनश्याम सेठ की आवाज आती है। तभी दोनों घर के बाहर जाते हैं। बाहर निकल चंदू घर से। माँ के इलाज के लिए पैसे लेकर गया था। 2 महीने से ना एक किश्त जमा की और ना मेरे पैसे लौटाए। ऊपर से लंगड़ा होकर बैठ गया। कविता चंदू को लेकर बाहर जाती है। रूपा और किशोर भी आवाज सुनकर बाहर आ जाते हैं। माफ कर दीजिए सेठ, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा बहुत जल्द। कैसे लौटाएगा तू? तू तो लंगड़ा हो गया है। 1 महीने का समय और दे दीजिए, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा, ये वादा है मेरा आपसे। चल जा, दिया तुझे 1 और महीने का समय दिया। अगर 1 महीने में पैसे न लौटाए तो तेरे घर पर मैं कब्जा कर लूंगा। घनश्याम वहाँ से चला जाता है। सब अंदर जाते हैं। कविता चंदू को कमरे में लेकर जाती है और बोलती है, हम 1 महीने में कर्ज कैसे लौटाएंगे? हमारे पास इतना पैसा कहाँ है? तुम चिंता न करो, मैं मेरा रिक्शा बेच दूंगा, उससे ही हम घनश्याम का कर्जा उतार सकते हैं। पर वो तो आपकी मेहनत की कमाई का है। आप उसको कभी नहीं बेचना चाहते थे। एकमात्र वही हमारे परिवार की आमदनी का जरिया है। अब उसको रखकर भी क्या फायदा है? कौन चलाएगा उसे? मैं चलाऊंगी। मेरी जिद करने पर मेरे पापा ने मुझे उनका रिक्शा चलाना सिखाया था। मैं रिक्शा चलाऊंगी और उस सेठ के सारे पैसे भी लौटा दूंगी। ठीक है, लेकिन तुम कैसे करोगी? बहुत मेहनत का काम है ये। सब हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह कविता तैयार होकर रिक्शा चलाने निकल जाती है। लोग उसको देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे। अरे वो देखो, किशोर की बहू रिक्शा चला रही है। हाय राम, कैसा जमाना आ गया है। अब लोग बहुओं से काम कराने लगे, बताओ। ये सब बातें किशोर सुन लेता है और उन सब के पास जाकर कहता है, मेरे परिवार को आर्थिक मदद चाहिए थी। अगर वो अपने परिवार के लिए कुछ कर रही है तो इसमें बुराई क्या है? अगर मेरी बहू काम करे तो इससे मेरी कोई इज्जत कम नहीं होती, बल्कि इस मुश्किल वक्त में वो हमारे लिए इतना कर रही है, ये काफी है। इसके बाद से सभी लोग कविता को सम्मान की नजर से देखने लगे। साथ ही साथ उनके गांव में पहली बार किसी लड़की ने रिक्शा चलाकर अपने घर को आर्थिक रूप से संभाले हुए था। ये देखकर गांव की दूसरी लड़कियों में भी हिम्मत आई और वो भी बेझिझक होकर उनके घर का खर्च उठाने के लिए रिक्शा और दूसरे काम करने लगी। और कविता को आसपास के सभी गांव में सम्मान मिलने लगा। कड़ी मेहनत कर कविता ने काफी पैसे जोड़ लिए होते हैं। अरे वाह कविता, तुमने तो बहुत मेहनत करके इतना सारा पैसा जोड़ लिया। तुम्हारी जगह मैं होता तो इतना पैसा नहीं जोड़ पाता। तुम जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। नहीं जी, मैं बहुत खुशनसीब हूँ। मुझे आपके जैसा पति और माँ बाबूजी मिले। बाकी सब भगवान की मेहरबानी है। आप कल ही सेठ को पैसे दे देना। एक दिन चंदू ने घनश्याम सेठ का सारा कर्ज उतार दिया और कविता अब अपने घर के लोगों की सारी जरूरतें पूरी करने में सक्षम हो जाती है। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और अब चंदू भी ठीक हो जाता है। सारा सब्जियां लेने के लिए मार्केट जाती है और देखने लग जाती है। एक अननोन गर्ल सारा के पास आती है और उसका पर्स छीन के उसे धक्का मार के वहाँ से फरार हो जाती है। सारा उस अननोन गर्ल का फेस तो नहीं देख पाती, लेकिन उसका पीछा करते हुए एक बैंक के अंदर चली जाती है। अब सारा के सामने 2 लड़कियां हैं। सारा दोनों लड़कियों को देख के कंफ्यूज्ड हो जाती है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हो इन दोनों में से सारा का पर्स किसने छीना? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। इन दोनों में से सारा का पर्स ऑप्शन बी ने छीना है। ए का हाथ फ्रैक्चर है और उसके बराबर में कोई पर्स नहीं है। इसका मतलब चोरी ऑप्शन बी ने करी है। जीनियस, क्या आपने भी ऑप्शन बी सिलेक्ट किया था?